जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम अध्याय पहला पढ़ाएंगे। अध्याय पहला जो है उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, ये कक्षा 12 की बायोलॉजी चैप्टर 1 है। आज हम शुरू कर देंगे। उसके बाद डेली एक एक लेक्चर पढ़ाएंगे जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिर शुरू करेंगे। फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो एक चैप्टर फिजिक्स का शुरू करेंगे। दोस्तों, इसी तरह पढ़ाएंगे और कक्षा 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हम पढ़ाएंगे पूरे साल। और कुछ समय रुक करके हिंदी और इंग्लिश भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे हर वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए ध्यान लगा करके, ताकि आपका 90 प्लस आ सके। आप जो भी अपना टारगेट रखें वो टारगेट पूरा हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जनन। जनन का मतलब क्या होता है? जनन जैसे यहाँ पर लिखा, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को देना जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी कि देखिए, हर जीव चाहता है कि जैसे हम बंदर हैं तो बंदर की जाति उपस्थित रहे, इंसान है तो इंसान की जाति उपस्थित रहे, गाय है तो गाय की जाति उपस्थित रहे। तो गाय से गाय को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते, इंसान से इंसान को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते, बंदर से बंदर को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि दोस्तों देखिए, इसके लिए नर तथा मादा की आवश्यकता होती है, जिसमें विशेष प्रकार के जननांग होते हैं तथा दोनों के सहयोग से संतति का निर्माण होता है। लैंगिक जनन जैसे इंसान है, इंसान में बच्चे को जन्म देने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों के संयोग से जब निषेचन की क्रिया होती है, तब जाकर के संतान का निर्माण होता है और संतान उत्पन्न होती है। तो जहां पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़े और जहां पर लैंगिक संलयन हो, वहीं पर ही लैंगिक जनन होता है। और दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब है जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि एक ही जनक की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार के जनन के लिए एक ही प्रकार के जीव या जनक की आवश्यकता होती है। इस विधि से निर्मित जीव वयस्क बनने के बाद हूबहू अपने जैसा जीव निर्मित करते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के जीव की या जनक की आवश्यकता होती है। और इस विधि से जो जीव निर्मित होते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे बिल्कुल अपने जैसा दूसरा जीव भी उत्पन्न करते हैं, और वे बड़े हुए तो वो भी अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं। तो इसमें प्रक्रिया यही चलती रहती है कि इसमें नर और मादा दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है और वो अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना क्या होती है? जैसे अगर कोई आप फूल ले लीजिए, गेंदा का फूल, गुड़हल का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, कोई भी आप फूल ले लीजिए, तो उस पुष्प की संरचना कैसी होती है? तो आप देखेंगे अगर, तो हर पुष्प में 4 भाग होते हैं। 4 भाग। नंबर 1 बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज होते हैं। ये जो हरा वाला भाग है दोस्तों, आप कली अवस्था में देखेंगे जो बाह्य दलपुंज होता है, वो पुष्प को पूरा ढके रहता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और हरा होने के कारण उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और पुष्प को पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे जैसे फूल खिलता जाता है, ये देखिए, ये पुष्प का जो बाह्य दलपुंज है इसे नीचे लटक जाता है। अभी आगे थोड़ा इसे डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पर वैसे समझा दे रहे हैं। दूसरा है दलपुंज। दलपुंज दोस्तों पुष्प का वह भाग है जो रंगीन होता है। जैसे गेंदा में पीला वाला भाग होता है और गुड़हल में लाल वाला भाग, गुलाब में भी लाल वाला भाग, जो रंग बिरंगी भाग होता है वो वाला भाग क्या है? दलपुंज है। दलपुंज हम किसी पुष्प को कैसे पहचानते हैं? उसके दलपुंज से ही पहचानते हैं। और दलपुंज का मेन काम होता है कि ये परागण के लिए भंवरों को आकर्षित करता है। दूसरा है पुमंग, सॉरी तीसरा है पुमंग। पुमंग जो होता है, इसके नर और मादा 2 भाग होते हैं। तो पुमंग जो है वो नर भाग है, यानी पुरुष भाग है। तो पुमंग की संरचना ये वाली है, ये वाली आप देख सकते हैं। पुमंग की संरचना ये वाली है
और यहाँ पर भी आपको ऊपर आप देखेंगे तो पुंकेसर का ये परागकोश है, बाकी ये जो भाग है ये पुंतंतु है, यानी कि इतनी लंबी जो डंडी नुमा संरचना है ये पुंतंतु है, और जो ऊपर है ये परागकोश है। और नंबर 4 है जायांग। जायांग यानी पुष्प का स्त्री वाला भाग। स्त्री भाग तो ये वाला जो भाग इतनी दूरी पे है, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भाग है ये इसका जायांग है। और जायांग में कई सारे भाग होते हैं। ऊपर होता है वर्तिकाग्र, यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वर्तिका, और नीचे अंडाशय। यानी कि देखिए आप जो जायांग होता है, जायांग का जो गोल सा भाग होता है लोटा की आकार का, उसे कहते हैं अंडाशय। उसके बाद जो एक पाइप नुमा संरचना ऊपर गई है वो है वर्तिका, और ऊपर जो जो कटोरा टाइप का भाग होता है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसमें आप समझ लीजिए कि ये पूरा जायांग जिस पर रखा हुआ है उसे कहते हैं पुष्पासन। दोस्तों आपने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग चारों को समझ लिया। अब एक बार फूल में भी इसे समझ लेते हैं। ये जो नीचे को भाग गया है ये क्या है? ये वृंत है। हम किसी पुष्प का क्या पकड़ते हैं? वृंत। अगर आप किसी को प्रपोज करने गए तो क्या पकड़ेंगे? वृंत पकड़ के उसे देते हैं। या किसी को आप गिफ्ट देने गए तो क्या पकड़ेंगे? वृंत पकड़ते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है? पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर ही जायांग रखा होता है। अब जायांग में जो लोटानुमा भाग है उसे कहेंगे अंडाशय। अंडाशय के ऊपर जो पाइप नुमा भाग है उसे कहेंगे वर्तिका। वर्तिका के ऊपर जो कटोरा टाइप का भाग है इसे कहेंगे वर्तिकाग्र। और जायांग के अंदर जो उपस्थित है इसे बीजांड कहेंगे। अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और ये वाला भाग पुंतंतु है, सॉरी पुंकेसर है। पुंकेसर में परागकोश ही है, और ये पुंतंतु, आपको पता चल गया। और क्या बच गया? और जो लाल वाला भाग है ये क्या है? ये दलपुंज है। ये भंवरों को आकर्षित करता है। और नंबर ये पहले क्या, हरा वाला भाग जो है ये है बाह्य दलपुंज। ये हरा होता है, जब कली अवस्था में रहता है तो फूल को ये सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं अगले पेज पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग हम सब कुछ हम डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का प्रथम चक्र है। यह पुष्प का प्रथम चक्र है। यह हरा होता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तब बाह्य दलपुंज ही कली की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। यह क्लोरोफिल युक्त होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और मंड के रूप में भोजन बनाता है। दोस्तों हमने इसको अभी आपको बता ही दिया था, लेकिन एक बार आपको लिखित में दिखा दिए जिससे आप अच्छा सा नोट्स बना सको। दोस्तों हम इस तरह से नोट्स बनाकर पढ़ाएंगे कि आपको किसी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह हरा होता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तब बाह्य दलपुंज ही कली की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। यह क्लोरोफिल युक्त होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और मंड के रूप में भोजन बनाता है। दूसरा देखते हैं दलपुंज। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह रंगीन होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन होता है तथा परागण के लिए भंवरों को आकर्षित होता है। और एक चीज जोड़ सकते हैं कि हम किसी पुष्प के दलपुंज को ही देख करके आकर्षित होते हैं, या उसको ही देख करके उसकी हम पुष्प की पहचान करते हैं। नंबर 3 है पुमंग। ये पुष्प का पुरुष वाला भाग है, नर भाग है। तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है तथा यह पुष्प का नर भाग होता है। इसमें दो भाग परागकोश तथा तंतु होता है। तंतु या पुंज तंतु कह दें, तंतु या पुंज तंतु होता है। पराग कोश में ही पराग कण का निर्माण होता है। ये बात हम नहीं बताए थे, लेकिन अब आपको पता चल गया कि जो पराग कोश होता है उसी में ही पराग कण होता है। उसमें मतलब पराग कण का निर्माण होता है और उसी में उपस्थित रहता है। नंबर 4 पर होता है जायांग। जायांग यह पुष्प का चौथा चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग है। हमने आपको पहले से ही बता दें कि यह पुष्प का स्त्री भाग है। इसमें 3 भाग होता है। वर्तिकाग्र जो कटोरानुमा संरचना, वर्तिका जो पाइपनुमा संरचना, और अंडाशय जो कि लोटानुमा संरचना। और अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं। दोस्तों आपको पता चल गया कि जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, किस भाग का कौन सा काम होता है, आपको सब कुछ पता चल चुका है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।
दोस्तों अब हम समझने वाले हैं लघु बीजाणु जनन क्या था। लघु बीजाणु जनन देखिए, जो आपको हमने बताया था पुमंग वाला भाग, पुमंग वाले भाग में दो पार्ट थे, एक था परागकोश और दूसरा था पुंतंतु। तो हमने ये भी बताया था कि जो परागकोश होता है उसके अंदर पराग कण का निर्माण होता है। और देखिए, जो अंडाशय था यानी कि जो जायांग का मादा वाला भाग का जो अंडाशय था, और अंडाशय में गुरु बीजाणु का जनन होता है। और जो परागकोश है इसमें लघु बीजाणु का जनन होता है। लघु बीजाणु यानी कि नर युग्मक या परागकण, और गुरु बीजाणु का मतलब मादा युग्मक। तो हम देखते हैं परागकण के निर्माण की क्रिया को या लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यह क्रिया पुमंग में होती है, अभी भी हमने बताया। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको ये भाग है पुमंग, ये पुमंग होता है। तो पुमंग जो होता है ये पहले एकदम सिंपल संरचना होती है, इसमें बस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित रहता है और कुछ नहीं होता है। जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया होने लग जाती है, तब इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 परागकण का निर्माण होता है। इसी क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह क्रिया पुमंग में होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि पराग कोश के भीतर जो उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया या परागकण के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आपने देखा कि संरचना इस तरह से है, लेकिन अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काटेंगे, यहाँ से जैसे काट देंगे, तो ऊपर हमें देखने में संरचना बिल्कुल इसी तरह दिखेगी। बिल्कुल ये जो ऊपर संरचना यहाँ से देखेंगे, वो संरचना इस तरह से दिखेगी। और यहाँ पर भी डंठल लंबा नहीं दिखाए हैं, बस जितना आवश्यक था हमने उतना दिखा दिया। तो अब देखते हैं कि निषेचन से पूर्व पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। जब आप काटेंगे तो सबसे किनारे किनारे पाएंगे एक भित्तिनुमा संरचना होती है, यानी कि एक परत होती है जिसे कहते हैं बाह्य परत। बाह्य परत का काम क्या होता है कि ये लघु बीजाणु को सुरक्षा प्रदान करता है। ये लघु बीजाणु को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बाह्य आघातों से, वायु से या वैसे धूल मिट्टी कण से सुरक्षा प्रदान करता है। और नंबर दूसरा पे जो परत है उसका नाम है अंतःस्थिपियम। अंतःस्थिपियम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतःस्थिपियम भी जो होता है ये परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि गलती से कुछ वायु या कोई भी कीटाणु अंदर घुस गया तो अंतःस्थिपियम उसको परागकण पहुंचने से रोकेगी, यानी परागकण तक किसी भी हानिकारक पदार्थ को पहुंचने से रोकेगी और परागकण को सुरक्षा प्रदान करेगी। तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो परत होती है दोस्तों, जो संरचना ये है वही है। हम एक में समझा रहे, बाकी आपने समझ जाना है। तो देखिए जो तीसरे नंबर पर होती है इसका नाम होता है मध्य परत। मध्य परत जो होती है ये परागकण को सुरक्षा भी प्रदान करती है और साथ ही साथ ये आर्द्रता भी प्रदान करती है। सुरक्षा और आर्द्रता हमने यहाँ पर लिख दिया है। मध्य परत है, सुरक्षा और आर्द्रता दोनों प्रदान करती है। और देखिए इसके अंदर यहाँ पे परागकण है बूंदी की तरह जो दिख रहा है, और इसके चारों ओर एक और भी संरचना दिख रही है। ये क्या है? ये टैपिटम है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको टैपिटम। यहाँ पर टैपिटम लिखा। टैपिटम का काम क्या होता है? टैपिटम जो होता है ये भी परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही उन्हें पोषण प्रदान करता है। अगर जो परागकण होता है ये पोषण प्रदान नहीं करेगा तो इसमें वृद्धि नहीं होगी, इसमें विकास नहीं होगा। इसलिए इसे पोषण की आवश्यकता पड़ती है, और पोषण जो आवश्यकता पड़ती है वो टैपिटम पूरा करता है। तो दोस्तों आपने देख लिया, सबसे बाहर
बाह्य परत जो सुरक्षा प्रदान करती है, उसके बाद इसके अंदर अंतःस्थिपीयम जो सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3 पे है मध्य परत, ये सुरक्षा प्लस आर्द्रता दोनों प्रदान करती है। और सबसे अंदर है टैपिटम, टैपिटम जो होता है पोषण प्रदान करता है। और सबसे अंदर है परागकण, परागकण जो होता है ये जाकर के मादा युग्मक से क्रिया करके फल का या बीजांड का फल का और बीज का निर्माण करता है। ये अभी आपको समझाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि लघु बीजाणु की जो क्रिया विधि है, लघु बीजाणु की जो क्रिया विधि है वो होती कैसे है? हमको ये तो पता चल गया कि लघु बीजाणु की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें निर्माण के बाद कौन कौन सी परतें पाई जाती है, किसका क्या काम है, लेकिन निर्माण होता कैसे है? अब चलिए हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, हमने शुरुआत में बताया था कि जो परागकोश होता है, यानी कि जो पुंकेसर का भाग परागकोश होता है, परागकोश में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। जब क्रिया विधि देखिए, जो परागकोश था उसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित थी। लघु बीजाणु कोशिका जो थी ये 2n थी, यानी कि द्विगुणित थी। ये धीरे धीरे अपने आसपास के पोषण को ग्रहण करके धीरे धीरे वृद्धि हुई, तो इसे अधोस्तरीय कोशिका कहा गया। ये भी द्विगुणित थी। और धीरे धीरे जब ये और अधिक और अधिक विकसित हुई तो इसे प्रपशु कोशिका कहा गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन हुआ तो एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण हुआ जो कि द्विगुणित थी, और दूसरा प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हुआ, ये भी द्विगुणित थी। तो एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हुआ। और दोनों का काम क्या था? जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी वो बाह्य परत, मध्य परत, अंतःस्थिपीयम परत, टैपिटम चारों का निर्माण करती है। और जो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका होती है ये परागकण का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दो कोशिका का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी वह बाह्य परत का निर्माण किया, अंतःस्थिपीयम परत का निर्माण किया, मध्य परत का निर्माण किया और टैपिटम का निर्माण किया। और जो होता प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका होती है ये केवल परागकण का निर्माण करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका होती है ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन करता है। ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन करता है जिससे परागकणित कोशिका का निर्माण होता है। और परागकणित कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि जो परागकणित कोशिका होती है उसकी संख्या 2 होती है, और 2 होने के कारण एक नष्ट हो जाता है और एक क्रियाशील रहता है। जो क्रियाशील रहता है वो अर्धसूत्री विभाजन करके एक कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। दोस्तों ये सारी क्रिया पराग कोश के भीतर हो रही है, सारी क्रिया पराग कोश के भीतर हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ टैपिटम है, इसके बाद मध्य परत है, इसके बाद अंतःस्थिपीयम परत है, सबसे बाहर बाह्य परत है। तो यहाँ पर किस तरह से निर्माण हुआ अब हम आपको बता देते हैं किस तरह से इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए, पुमंग के परागकोश में बहुत सारी कोशिका होती है। पुमंग के परागकोश में, यानी कि आप लघु बीजाणु जनन से पहले अगर देखेंगे तो पुमंग के परागकोश में बहुत सारी कोशिका होती है, जिसके मध्य में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यह पोषण को ग्रहण करके अधोस्तरीय कोशिका में बदल जाती है तथा अधिक पोषण ग्रहण करके परपशु कोशिका में बदल जाता है, तथा यह परपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो 4 परतों का निर्माण करती है, हमने आपको समझाया है। और नंबर 2 पर है जो 4 परत का निर्माण करती है, बाह्य परत, अंतः परत, अंतःस्थिपीयम परत, मध्य परत और टैपिटम का। अगले और नंबर 2 पर है प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका जो होती है यह समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। हमने बताया ही है अभी कैसे होता है। पहले समसूत्री विभाजन होता है जो 2 कोशिका का निर्माण करता है, तथा उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब तक 1 से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती है। देखिए, एक परागकोश था उसमें 4 लघु बीजाणु धानी होती है और चारों लघु बीजाणु धानी के भीतर 4 परागकण का निर्माण होता है।
है। तथा प्रत्येक में 4-4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि देखिए 4 लघु बीजाणुधानी हैं और चारों लघु बीजाणुधानी में 4-4 परागकण का निर्माण होता है। यानी कि एक परागकोश में 16 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अतः एक परागकोश में 16 लघु बीजाणु का निर्माण होता है तथा बाद में परागकणों में बदल जाता है और ये बाद में परागकण में परिवर्तित हो जाता है। अब समझते हैं जो परागकण निर्मित हुआ है उस परागकण की संरचना कैसी होती है। उससे अंदर जनन कोशिका ये निषेचन करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाहर कायिक कोशिका निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है, यानी कि ये पराग नलिका का निर्माण करता है। और नंबर 3 पे है अंतःचोल, यहाँ पर अंतःचोल लिखा है। अंतःचोल ये भी बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है और सबसे बाहर है बाह्यचोल। बाह्यचोल भी ये निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है। दोस्तों इस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।